नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेश महावर, एक रिसर्च स्कॉलर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में मगध का उत्कर्ष। ईसा पूर्व छठी सदी की एक प्रमुख विशेषता भारत की आर्थिक संपन्नता और अनेक नगरों का निर्माण भी था। मगध, कौशल, अवंती व वत्स 4 प्रमुख राज्य थे। इसके अतिरिक्त अनेक गणराज्य भी थे। इन सब में मगध का इतिहास बड़ा ही रोचक है। 16 महाजनपदों में से यही राज्य ऐसा था जिसके राजनीतिक प्रभुत्व का लगातार विकास होता चला गया और देखते ही देखते मगध के इस छोटे से राज्य ने एक साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। मौर्यों के काल में तो यह अपने शिखर तक पहुंच चुका था। उद्देश्य: इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप जान सकेंगे कि मगध का उत्कर्ष एवं उन्नति कैसे हुआ। मगध के उत्कर्ष में वहाँ की भौगोलिक एवं प्राकृतिक संपदा का क्या योगदान रहा। मगध के उत्थान में हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश इत्यादि की क्या भूमिका रही। मगध के शासकों की नीतियाँ एवं कार्यशैली। मगध साम्राज्य के पतन के कारण। मगध साम्राज्य की प्रगति के निम्न कारण थे। भौगोलिक स्थिति: यह राज्य प्राकृतिक दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित था। इसकी पहली राजधानी गिरिव्रज या राजगृह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी, अतः इन पर आसानी से दुश्मनों का आक्रमण नहीं हो सकता था। बाद की राजधानी पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ था तथा इसके इर्द गिर्द अन्य नदियां भी थी, अतः इसे बाहरी आक्रमण का खतरा नहीं रहता था। इस प्रकार दुश्मनों के आक्रमण की चिंता से मुक्त होकर मगधवासी अपने विकास एवं प्रसार का निरंतर प्रयास करते रहे। खनिज पदार्थों की प्रचुरता: मगध में खनिज पदार्थों की प्रचुरता थी। यहाँ लोहा मिलता था जिससे शुद्ध हथियार बनाए जाते थे। यह सुविधा अन्य राज्यों को प्राप्त नहीं थी। लोहे की खानें पूर्वी मध्य प्रदेश में भी थी, जो अवंती की राजधानी उज्जैन के निकट थी। यही कारण था कि उत्तरी भारत में अपनी सर्वोच्चता कायम करने के लिए मगध को अवंती के साथ दीर्घकालीन संघर्ष करना पड़ा। उज्जैन को अपने अधीन लाने में मगध को लगभग 100 वर्ष लग गए। भौतिक समृद्धि: यहाँ की भूमि अत्यंत उर्वरा थी तथा उद्योग धंधे विकसित थे। साम्राज्य आर्थिक दृष्टिकोण से काफी संपन्न था। राजाओं ने इस भौतिक संपदा का लाभ उठाया। वे कृषकों और व्यापारियों से कर वसूलने लगे, जिसका उपयोग विशाल सेना खड़ी करने में किया गया। पाटलिपुत्र की सामरिक स्थिति: 5वीं शताब्दी में लगभग मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यहाँ गंगा, गंडक और सोन के संगम पर बसी हुई थी। इससे इसका सामरिक महत्व काफी था। इसके पश्चिम में सोन, उत्तर में गंगा तथा पूर्व और दक्षिण में पुनपुन नदियां बहती थी, अतः पाटलिपुत्र पानी की नाव की तरह था और इस पर कब्जा करना कठिन था। शहरों का उदय: मगध के राजाओं ने शहरों के उदय और सिक्कों के प्रचलन का भी लाभ उठाया। उत्तर पूर्व भारत में व्यापार व्यवसाय के कारण नए नए शहरों का उदय हुआ। वहाँ व्यापारी कई विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए थे। उनसे चुंगी, तटकर व शुल्क आदि लिए जाते थे। राजा इनका उपयोग सैन्य संगठन में करता था। सैन्य संगठन में मगध को विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। भारतीय राज्यों को अश्व और रथ की उपयोग की जानकारी थी। मगध साम्राज्य की एक सेना एक प्रमुख अंग हस्ती सेना थी। अपने पड़ोसियों के साथ लड़ने में मगध साम्राज्य ने ही पहल बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। मगध के पूर्वी भाग से हाथी की आपूर्ति होती थी। यूनानी स्रोतों के आधार पर हम जानते हैं कि नंद की सेना में 6000 हाथी थे। दुर्गों या किलों को ध्वस्त करने में हाथी बड़े उपयोगी थे। दलदल भूमि या दुर्गम स्थानों में भी हाथियों की सवारी संभव थी। मगध के शासकों का योगदान: मगध के उत्थान में वहाँ के शासकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मगध में एक के बाद एक अनेक ऐसे शक्तिशाली शासक हुए जिन्होंने सैन्य बल और कूटनीति के आधार पर मगध की सीमा का विस्तार किया। मगध साम्राज्य की नींव बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे महान सेना नायकों और नीति निपुण शासकों ने डाली। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन शासकों ने उचित अनुचित प्रत्येक प्रकार का मार्ग अपनाया। बाद में शिशुनाग और महापद्मनंद जैसे प्रतापी शासकों ने भी मगध की सीमा का विस्तार किया। मगध का प्राचीन इतिहास: हर एक वंश के पहले मगध का इतिहास बहुत स्पष्ट नहीं है। मगध का उल्लेख पहली बार अथर्ववेद में मिलता है।
ऋग्वेद में यद्यपि मगध का उल्लेख नहीं मिलता, तथापि कोकट, किराट नामक जाति और इसके शासक प्रेमचंद्र का उल्लेख मिलता है। इसकी पहचान मगध से की जाती है। मगध और व्रात्यों का उल्लेख वैदिक साहित्य में उपेक्षा और अवहेलना की दृष्टि से किया गया है। अर्थव संहिता के व्रात्य भाग में ब्राह्मण सीमा के बाहर रहने वाले व्रात्य को पुष्चली या वेश्या और मगध से संबंध कहा गया है। वेदों में मगध के ब्राह्मणों को निम्न श्रेणी का माना गया है, क्योंकि उनके संस्कार ब्राह्मण विधियों के अनुसार नहीं हुए थे। वैदिक साहित्य से मगध के इतिहास की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। इसमें प्रम गंध के अतिरिक्त मगध के अन्य किसी शासक का उल्लेख नहीं हुआ है। मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत तथा पुराणों में मिलती है। इन ग्रंथों के मुताबिक मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक वृद्धरथ था। वह जरासंध का पिता एवं वसुवेश से उपरिचर का पुत्र था। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या गिरिव्रज की स्थापना का श्रेय वसु को ही दिया जाता था। वृद्धरथ का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी शासक था, जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया। अंततोगत्वा उसे श्री कृष्ण के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। मगध का स्वतंत्र वातावरण। मगध का वातावरण अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र था, चूँकि इसे अनार्यों का देश माना जाता था, इसलिए यहाँ ब्राह्मण व्यवस्था का कट्टरपन नहीं था। अनार्य तत्वों की बहुलता के कारण आर्यों का प्रभाव यहाँ कम था। यहाँ के लोगों में प्रसार की प्रवृत्ति और उत्साह उन राज्यों की अपेक्षा अधिक थी जो बहुत दिनों से आर्यों के प्रभाव में थे। इन बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों का एक परिणाम विभिन्न प्रादेशिक और लोकप्रिय भाषाओं का विकास भी था। संस्कृति उस समय तक श्रेष्ठ बुद्धिजीवियों और पुरोहितों की भाषा बनकर रह गई थी। इस कारण जनभाषाओं की आवश्यकता थी। इस कारण उस समय संस्कृत पर आधारित विभिन्न लोकप्रिय भाषाओं की उत्पत्ति हुई। संस्कृत का एक अधिक लोकप्रिय स्वरूप प्राकृत भाषा बनी। इसी कारण पाली और मगधी भाषा, जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, इस समय में विकसित और लोकप्रिय हुई। आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव भारतीयों के धार्मिक विचारों पर आया। नवीन व्यापारी, औद्योगिक मजदूर वर्ग तथा उपजातियों के निर्माण ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती देने वाली परिस्थितियों का निर्माण किया। नवीन जैन और बौद्ध धर्मों की उत्पत्ति और विकास का एक कारण बदलती हुई सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां थी।